तो आज की हमारी चर्चा का विषय है भावनाएं। मतलब वो एहसास जो हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करते हैं। हम अक्सर उन्हें एक रहस्यमयी शक्ति मानते हैं जो हम पर बस हावी हो जाती है। सही बात। लेकिन क्या हो अगर हम उन्हें समझ सकें और शायद अपने विकास के लिए इस्तेमाल भी कर सकें। आज हम इसी पर बात करेंगे। थिबो मैरिस की किताब है मास्टर योर इमोशंस। हम उसके जो मुख्य विचार हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। बढ़िया। हमारा मकसद ये समझना है कि भावनाएं हैं क्या, कहाँ से आती हैं, और सबसे जरूरी कि हम उन्हें अपनी बेहतरी के लिए एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो फिर इस विषय की परतों को खोलते हैं। किताब की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो थोड़ा चौंकाता है। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग खुशी के लिए नहीं बना है, बिल्कुल, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए बना। हाँ, सर्वाइवल के लिए। और इसका मतलब ये है कि इसमें डिफॉल्ट सेटिंग ही नेगेटिविटी बायस की है, मतलब नकारात्मकता की तरफ झुकाव। और ये कोई डिजाइन की खराबी नहीं है, ये एक फीचर है ना? बिल्कुल। सोचिए, हमारे जो पूर्वज थे, जो हर छोटी सी सरसराहट पे सोचते थे कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, हाँ। वो ही जिंदा रहे और उन्होंने अपने जीन्स आगे बढ़ाए। और जो बेफिक्र थे वो शायद किसी का खाना बन गए। एग्जैक्टली। तो ये हमें सुरक्षित रखने का एक मैकेनिज्म है। लेकिन आज की दुनिया में यही मैकेनिज्म हमारे लिए काफी अनावश्यक पीड़ा का कारण बनता है। बहुत ज्यादा। किताब में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कोई एक पार्टी में जाता है और वहां कुछ लोग कोने में फुसफुसा रहे हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। हाँ, ये होता है। तो दिमाग का जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो तुरंत एक कहानी बनाता है कि ये जरूर मेरे बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं। और बस उसी एक सोच से चिंता और इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है। जबकि हो सकता है वो कल के क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे हों। बिल्कुल। और यहीं से ये वन डे आई विल वाला मिथक भी जुड़ता है। मतलब एक दिन में। हाँ, अच्छा। हमें लगता है कि जब वो प्रमोशन मिल जाएगा या जब वो नई कार आ जाएगी तब हमें स्थायी खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना? मतलब हम सबने ये अनुभव किया है। कभी नहीं होता। कोई चीज जिसे हम सालों से चाहते हैं, जब वो मिलती है तो उसकी खुशी बस कुछ दिन या हफ्तों तक ही रहती है। हाँ, किताब में इसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहा गया है। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। अच्छा। रिसर्च दिखाती है कि चाहे कोई बहुत बड़ी अच्छी घटना हो, जैसे लॉटरी जीतना, या कोई बहुत बुरी घटना हो, लोग कुछ समय बाद अपनी खुशी के उसी बेसलाइन लेवल पर वापस आ जाते हैं। मतलब लॉटरी जीतने वाले भी साल भर बाद उतने ही खुश या दुखी होते हैं जितने पहले थे। बिल्कुल। तो सच्ची स्थायी खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के नजरिए और सोच से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भावनाओं को बाहरी घटनाओं से ज्यादा हमारे विचार और उन घटनाओं की हमारी व्याख्याएं कंट्रोल करती हैं। सही। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। किताब में ईगो या अहंकार की भी बात की गई है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ईगो वो पहचान है जो हम समाज और अपनी मान्यताओं के आधार पर बना लेते हैं। मैं एक सफल इंसान हूँ या मैं एक अच्छा इंसान हूँ। एक तरह का मानसिक ढांचा। बिल्कुल। और जब हम इस बनावटी पहचान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो जैसे ही हमारी किसी मान्यता को चुनौती मिलती है या कोई हमारी आलोचना करता है, हाँ, हमें दुख होता है। हमें लगता है कि हम पर हमला हो रहा है, जबकि हमला सिर्फ हमारे बनाए हुए विचारों के ढांचे पर हो रहा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं। मतलब हम वो व्यक्ति नहीं है जो दुखी है, बल्कि हम वो व्यक्ति हैं जो दुख का अनुभव कर रहा है। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। भावनाएं तो अस्थायी होती हैं, मौसम की तरह आती जाती रहती हैं। आप दुखी नहीं हैं, आप सिर्फ इस वक्त दुख का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा। किताब कहती है कि असली मानसिक पीड़ा खुद भावनाओं से नहीं आती, वो उन भावनाओं के बारे में हमारे विचारों से पैदा होती है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, हाँ, या ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, तब हम असल में कष्ट पाते हैं। ठीक है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि हमारी भावनाएं असल में हमारी सोच और व्याख्याओं का नतीजा है। पर सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या सिर्फ सोच बदलनी है? किताब कहती है नहीं, हमारी भावनाओं के तार सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर और माहौल से भी जुड़े हैं। हाँ, और ये अच्छी खबर है, क्योंकि इनमें से कई चीजें हमारे सीधे कंट्रोल में होती हैं, जैसे हमारी नींद वाला मुद्दा तो बहुत ही जाना पहचाना है। जिस दिन नींद पूरी नहीं होती उस दिन छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगती हैं। बिल्कुल। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझते हैं वो अक्सर रात में 6 घंटे से भी कम सोते हैं। और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। चिंता नींद खराब करती है और खराब नींद चिंता को और बढ़ाती है।
लेकिन बात सिर्फ नींद तक ही सीमित नहीं है, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज, जैसे सीधे तनकर बैठना, सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमारे शरीर के हार्मोन्स को भी बदल सकता है। बिल्कुल, ये टेस्टोस्टेरोन, जो कि कॉन्फिडेंस से जुड़ा हार्मोन है, उसे बढ़ाता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। मतलब हमारा शरीर दिमाग को संकेत भेजता है कि कैसा महसूस करना है। हाँ, जब आप झुके हुए कंधों के साथ बैठते हैं तो आप अपने दिमाग को उदासी और हार का सिग्नल भेज रहे होते हैं। और इसी से व्यायाम का मुद्दा भी जुड़ता है। सही कहा। रिसर्च में पाया गया है कि डिप्रेशन के हल्के मामलों में नियमित व्यायाम उतना ही असरदार हो सकता है जितनी की दवाइयाँ। वाह। लेकिन इन शारीरिक चीजों के अलावा हमारे शब्द, वो भी एक शक्तिशाली औजार हैं, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना। ईमानदारी से कहूं तो शुरू में शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ये कहना कि मैं आत्मविश्वासी हूं, थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लगता है जैसे हम खुद से झूठ बोल रहे हों। बिल्कुल। लेकिन किताब इसे दिमाग की एक्सरसाइज की तरह देखने को कहती है, जैसे जिम में वजन उठाना। जब आप बार बार दोहराते हैं कि मैं शांत हूं, तो आप असल में अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। आप दिमाग को एक नया रास्ता दिखा रहे होते हैं। तो ये हुए हमारे शरीर और शब्दों से जुड़े औजार। हाँ। लेकिन किताब कुछ बाहरी कारकों की भी बात करती है, जैसे हमारा माहौल और संगीत। हाँ, और इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही बात है। नहीं, लगातार शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहने से हमारी मानसिक ऊर्जा कम होती है। ये सिर्फ भौतिक जगह की बात नहीं है ना? हमारा डिजिटल माहौल, हमारा सोशल मीडिया फीड, वो भी तो है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट जोड़ा। अगर वो लगातार तुलना और नकारात्मकता से भरा है तो वो भी एक गंदे कमरे की तरह ही असर करता है। और संगीत, वो तो हम सबने महसूस किया है। संगीत तो सीधे दिमाग के इमोशनल सेंटर्स को प्रभावित करता है। अच्छा। वो भाषा वाले हिस्से को बाईपास कर देता है, इसीलिए उसका असर इतना तेज और गहरा होता है। किताब में अलग अलग मूड के लिए प्लेलिस्ट बनाने का सुझाव दिया गया है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो अपनी भावनाओं को मैनेज करने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। एकदम सही। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये जीने के तरीके के बारे में है। अब सवाल उठता है कि अगर इन सब सावधानियों के बावजूद कोई नकारात्मक भावना आ ही गई तो उसे बदले कैसे और उससे सीखें कैसे? हाँ। यहाँ किताब एक बहुत दिलचस्प फॉर्मूला देती है। हाँ, वो फॉर्मूला है व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन, प्लस पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, और प्लस दोहराव यानी रेपिटेशन। बिल्कुल। किताब कहती है कि कोई भी मजबूत भावना इन 3 चरणों से बनती है। पहला है व्याख्या। मतलब कोई घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। हम उसे जो मतलब देते हैं उससे भावना पैदा होती है। जैसे ट्रैफिक में कोई कट मारता है तो गुस्सा उस घटना में नहीं है, वो हमारी व्याख्या में है कि इसने मेरी बेइज्जती की। सही। फिर आता है दूसरा कदम, पहचान। हम उस विचार से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, ये मुझसे गलती हो गई से मैं एक नाकाम इंसान हूं तक का सफर है। क्या बात है, बिल्कुल। और फिर तीसरा कदम है दोहराव। हम घर जाते हुए रास्ते भर वही सोचते रहते हैं। तो ये वो 3 कदम हैं जो एक छोटी सी घटना को एक बड़ी नकारात्मक भावना में बदल देते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया बदलनी है तो हमें इन 3 में से किसी एक कड़ी को तोड़ना होगा। हम घटना की व्याख्या बदल सकते हैं, या उस विचार से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर सकते हैं, या उसके दोहराव को रोक सकते हैं। हाँ। और यहीं से ये विचार आता है कि नकारात्मक भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वो एक गाइड या संदेश वाहक की तरह हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई बहुत गुस्से में या दुखी होता है तो ये सोचना कि ये भावना मुझे क्या सिखा रही है, बहुत मुश्किल है। किताब कहती है कि पहला कदम है लड़ना बंद करना। भावना को स्वीकार करें, महसूस करें, फिर एक जासूस की तरह उससे सवाल पूछें। जैसे ईर्ष्या या जेलसी को लीजिए, इसे हमेशा एक बुरी भावना माना जाता है। हाँ। लेकिन अगर हम उसकी सतह के नीचे देखें तो ईर्ष्या हमें ये बता रही है कि हम असल में क्या चाहते हैं। अच्छा। अगर हमें किसी की सफलता से ईर्ष्या हो रही है तो मतलब हम भी वैसी सफलता चाहते हैं। अब हम इसे प्रेरणा में बदल सकते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है। तनाव के बारे में क्या? तनाव एक अलार्म है। वो संकेत देता है कि हमारी कोई मान्यता या हमारे जीवन की कोई स्थिति अब हमारे लिए काम नहीं कर रही है। वो कहता है रुको, ध्यान दो। और टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, उसे तो मैं हमेशा आलस से जोड़ती थी। ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन किताब कहती है कि यह अक्सर एक भावनात्मक मुद्दा होता है। मतलब?
मतलब ये कि हम उस काम से जुड़े किसी डर, चिंता या असफलता के एहसास का सामना करने से बच रहे हैं। हम काम को नहीं, उस असहज भावनाओं को टाल रहे हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय हमें रुक कर उनसे पूछना चाहिए, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? एकदम सही। वे हमें बता रही हैं कि हमारी कौन सी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। किताब में एक बहुत शक्तिशाली कोट है, नाराजगी जहर पीने की तरह है, इस उम्मीद में कि इससे आपके दुश्मन मर जाएंगे। हाँ, ये एक शानदार उदाहरण है और ये हमें याद दिलाता है कि हम कितनी बार किसी पुरानी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा गुस्सा दूसरे इंसान को सजा दे रहा है, जबकि असल में हम खुद अपनी शांति और खुशी की कीमत चुका रहे होते हैं। और माफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो हुआ उसे सही ठहरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम उस घटना को अपनी खुशी को और कंट्रोल करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हम वो भावनात्मक बोझ नीचे रख रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो आज की चर्चा का सार यही है कि भावनाएं कोई अनियंत्रित शक्ति नहीं है, वे हमारे विकासवादी दिमाग से उपजती हैं, हमारे शरीर, आदतों और माहौल से प्रभावित होती हैं, और सबसे जरूरी बात, वो हमारी व्याख्याओं का नतीजा है। बिल्कुल। और इसका मतलब है कि हम उन्हें बदलकर मैनेज कर सकते हैं। उन्हें दुश्मन समझने के बजाय एक गाइड के रूप में देखना एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, किताब बताती है कि टालमटोल ज्यादातर एक भावनात्मक मुद्दा है, आलस का नहीं। हाँ, तो अगली बार जब किसी जरूरी काम को टालने का मन करे, तो खुद को आलसी समझने के बजाय एक पल रुककर ये सवाल पूछें, ये व्यवहार मुझे किस भावना का सामना करने से बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये असफलता का डर है, या परफेक्ट न होने की चिंता, या शायद उस काम के उबाऊ होने का एहसास है? शायद जवाब आपको हैरान कर दे और समस्या की असली जड़ तक ले जाए, जहां से असली बदलाव शुरू हो सकता है।